इतने दिनों में आप लोगों को पता चल ही चुका है, भारत देश में पुराने 3 क्रिमिनल लॉज को हटा के नया 3 क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुआ है, अर्थात 3 नया कानून आया है। नया 3 कानून आने के बाद बहुत सी बदलाव हुआ है, लेकिन लीगल सिस्टम और उनके जो कॉन्सेप्ट है वो अटूट है। जैसे कोई भी आरोपी जब तक दोषी अर्थात गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता है तब तक उसे इनोसेंट अर्थात निर्दोष ही कहलाएगा। जैसे नया जो कानून है इनमें अरेस्टेड पर्सन को बहुत सी पहले से ज्यादा अधिकार अर्थात राइट्स दिया है, और उस राइट्स को जानने का जरूरत है क्योंकि किसी को नहीं पता है कब किसको इसकी जरूरत होगी। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अर्थात बीएनएसएस है, उसके चैप्टर 5 में ये राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बारे में चर्चा किया गया है। इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया अधिकार के बारे में भी चर्चा करूंगा। सेक्शन 35 सबसेक्शन 7 बीएनएसएस के तहत जिस केस में 3 साल के कम की सजा की प्राविधान है और ऐसा व्यक्ति जो असक्त है या 60 साल से अधिक उम्र का है, तब उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए मिनिमम डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात डीएसपी रैंक की पुलिस ऑफिसर की पूर्व अनुमति की जरूरत होगी। सबसे जरूरी बात, सेक्शन 36 सबसेक्शन ए के तहत जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आएंगे उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा और उसके साथ साथ उनको एक्यूरेट और विजिबल नेम प्लेट पहनने का जरूरत है, जिससे सबको उनके जो परिचय है अर्थात जो आइडेंटिटी है वो सबको मालूम हो बड़ी आसानी से। क्योंकि किसी किसी का नेम प्लेट ऐसे होता है कि फुल फॉर्म नहीं होता है, मतलब नाम जो है वो आर के मित्रा, आर के दास या पी के विश्वास ऐसे लिखा होता है। मतलब बिमलकंती है या बिमल कुमार है मालूम नहीं पड़ता है, रविकांत है या रमेश कुमार है मालूम नहीं पड़ता है, तो पूरा लिखना है। हाँ, अगर उसके नाम सर्विस बुक में आर के लिखा है तो अलग बात है, लेकिन जो सर्विस बुक में मतलब सर्विस प्रोफाइल में जो नाम है वही उसको नेम प्लेट में लिखना है। और उसके साथ साथ किसी किसी का नेम प्लेट में ऐसा होता है कि वो ना मतलब ऐसे लिखते हैं कि वो देखने से मालूम नहीं पड़ता है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। के बाद सेक्शन 36 सबसेक्शन बी के तहत अरेस्ट करते टाइम पुलिस ऑफिसर को मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करना है और उसमें अरेस्टेड पर्सन को साइन कराना है। उसके साथ साथ हो सकता है तो उसके जो फैमिली मेंबर है, नहीं तो कोई रेस्पेक्टेबल पर्सन उस लोकेलिटी का मतलब जहां पर अरेस्ट हो रहा है उसको वहां पर साइन कराना है, मतलब अरेस्ट मेमो पर साइन कराना है। और ये जो अरेस्ट मेमो है वो प्रिपेयर होने के बाद क्या करना है, फ्री में एक कॉपी अरेस्टेड पर्सन मतलब जिसको अरेस्ट किया गया है उसको देना है। सेक्शन 36 सबसेक्शन सी बीएनएसएस के तहत अरेस्टेड पर्सन की परिवार की लोगों को इन्फॉर्म करना है, नहीं तो उसके जो रिलेटिव है और उसके जो फ्रेंड है और कोई भी और आदमी जिसको अरेस्टेड पर्सन उसके अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता है उनको अरेस्टिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। सेक्शन 37 के तहत एएसआई या एएसआई से ऊपर रैंक की कोई पुलिस ऑफिसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि वो अरेस्टेड पर्सन की इंफॉर्मेशन अर्थात नाम और एड्रेस के साथ वो डिजिटल फॉर्म में पुलिस स्टेशन में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मतलब पुलिस के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसको डिस्प्ले करेंगे। इसके बाद सेक्शन 38 बीएनएसएस के तहत अरेस्टेड पर्सन को पुलिस द्वारा इंट्रोगेशन के टाइम अरेस्टेड पर्सन उनके जो पसंदीदा जो एडवोकेट है उसके साथ वो मीट कर सकता है और उसके एडवोकेट इंट्रोगेशन के दौरान वहां पर कुछ देर के लिए उस टाइम के लिए रह सकता है, लेकिन थ्रू आउट द इंट्रोगेशन नहीं रह सकता। इसके बाद सेक्शन 39 बीएनएसएस के तहत पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और इसके बाद पुलिस ऑफिसर अगर उस आरोपी को अपना नाम और पता बताने के लिए पूछते हैं
और वो जो आदमी है मतलब आरोपी है वो इनकार कर देता है या ऐसे जवाब देते हैं जो उस पुलिस ऑफिसर को लगता है गलत है, तो इस सब पर वो पुलिस ऑफिसर उस आरोपी को अरेस्ट कर सकता है और एक्चुअल उसका नाम और पता सामने आने पर मतलब कलेक्ट करने पर इंफॉर्मेशन उसे तुरंत पुलिस स्टेशन से विथ और विदाउट सिक्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूशन के माध्यम से उसे रिलीज करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो सिक्योरिटी बॉन्ड लाने में असमर्थ होते हैं या उसके जो एक्चुअल नाम और एड्रेस है वो 24 आवर्स के अंदर मतलब अरेस्ट के बाद से 24 आवर्स के अंदर वो सामने में नहीं आता है, तो उसे विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस के तहत अगर अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट के कारण बताने के बाद वो बातों से ही मान जाते हैं और अरेस्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसे टच करने की, धक्का मारने की और बांधने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा महिला जो पुलिस ऑफिसर है वही मतलब सिर्फ महिला पुलिस ऑफिसर ही एक महिला आरोपी को अरेस्ट कर सकता है और कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, ये जो टाइम है रात का, इस टाइम कोई भी महिला को अरेस्ट करने की पावर पुलिस को नहीं है। और अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस रेज करता है मतलब ऐसे परिस्थिति आ जाता है कि अरेस्ट करने की जरूरत है, तब पूर्व अनुमति किसको लेना पड़ेगा? एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का परमिशन लेके ही उस महिला आरोपी को अरेस्ट कर सकते हैं। और कहां का फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट? जिस पुलिस स्टेशन में वो एफआईआर लॉन्च हुआ उस जुडिक्शन में जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आते हैं या जहां पर अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं पुलिस ऑफिसर, उस इलाके का जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसका परमिशन लेके ही एक महिला आरोपी को एक महिला पुलिस ऑफिसर आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, ये जो बीच का टाइम है इसमें अरेस्ट कर सकता है। और एक जरूरी बात, सेक्शन 46 बीएनएसएस के तहत अरेस्टेड पर्सन का भागने का चांस है, ये सोचकर जरूरत से ज्यादा अरेस्टेड पर्सन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। जैसे कभी कभी होता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है इसको अरेस्ट करने के बाद यहां से वहां ले जाना पड़ता है और उस टाइम उसको नेचुरल कॉल्स आता है, तो ये जो ऑफिसर होते हैं पुलिस ऑफिसर उसको लगता है अगर उसको गाड़ी को रोकेंगे और उसको मूत्र विसर्जन करने का चांस देंगे तो वो भाग सकता है। तो ऐसे इनह्यूमन जो एक्टिविटी होता है ऐसा नहीं चलेगा। अगर किसी किसी को कभी कभी होता है कि ले आने के टाइम या कोर्ट में ले जाने के टाइम उसको बांध के हाथ पाए ऐसे बांध के गाड़ी में लेटा के ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि ये भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। मतलब जरूरत से ज्यादा उस पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस के तहत पुलिस ऑफिसर अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसे मतलब जिस आदमी को अरेस्ट करने जा रहे हैं या जिसे अरेस्ट कर रहे हैं उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अर्थात किस कारण उसे अरेस्ट करने वाले हैं या अरेस्ट किया जा रहा है वो ग्राउंड्स मतलब उस कारण को बताना पड़ेगा और उसके बाद ही उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। और एक जरूरी सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 बीएनएसएस के तहत अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी आरोपी को बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा उस पुलिस ऑफिसर को? उस आरोपी को बताना पड़ेगा कि ये ऑफेंस बेलेबल है, इसमें आपको पुलिस स्टेशन से ही बेल मिलने का हक है। अगर आप सिक्योरिटी लाने में समर्थ होते हैं तो आपको यहां से ही बेल दिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 48 बीएनएसएस के तहत अरेस्ट के तुरंत बाद ही अरेस्टेड पर्सन के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या अरेस्टेड पर्सन का पसंदीदा व्यक्ति को अरेस्ट का प्लेस मतलब कहां से अरेस्ट हुआ था, अरेस्ट डेट, टाइम, रीजन मतलब क्यों अरेस्ट हुआ था और केस रेफरेंस, ये जो इंफॉर्मेशन है
ये शेयर करना है। और इसके बाद अरेस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन किसको दिए थे इसके बारे में अरेस्टिंग ऑफिसर को जनरल डायरी में नोट करना है। सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस के तहत जब पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करते हैं तब उस अरेस्टेड पर्सन को सर्च करना पड़ेगा। पहना हुआ कपड़े को छोड़कर और कुछ सामान अगर मिलते हैं तो उस पुलिस ऑफिसर उस सामान को सेफ कस्टडी लेंगे और एक रिसिप्ट अरेस्टेड पर्सन को देंगे। या कुछ सामान अगर सीजर होते हैं, मतलब उसके पास से सीज होते हैं, तो उसका सीजर लिस्ट का एक कॉपी अरेस्टेड पर्सन को देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा सेक्शन 49 सबसेक्शन 2 बीएनएसएस के तहत अगर कोई महिला को अरेस्ट किया जाता है और उसके तलाशी लेने की जरूरत है तो उसको तलाशी कौन लेगा? एक महिला पुलिस ऑफिसर ही लेंगे, और वो भी डिसेंसी के साथ और एक जरूरी अधिकार। जैसे सेक्शन 53 बीएनएसएस के तहत पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड पर्सन को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। अगर अरेस्टेड पर्सन महिला होते हैं तो उनके मेडिकल एग्जामिनेशन एक महिला मेडिकल ऑफिसर से ही करवाना होगा। और इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, तब एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जो डॉक्टर होते हैं उसके मतलब जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, ऐसे डॉक्टर से ही, प्राइवेट डॉक्टर से ही उसका मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। अगर महिला होगा तो महिला प्राइवेट डॉक्टर से ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन का जो रिपोर्ट है उनपे डॉक्टर क्या लिखेंगे, मतलब मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर जो होगा प्राइवेट डॉक्टर, उनको ये लिखना पड़ेगा कि उसके शरीर में कोई घाव है कि नहीं है, मतलब अरेस्टेड पर्सन की शरीर में कोई घाव है कि नहीं है। अगर घाव है तो ये कितना पुराना है, फ्रेश इंजुरी है या ओल्ड इंजुरी है, ये कितने दिन का हो सकता है। और इसके साथ साथ ये जो एक्यूज्ड को या अरेस्टेड पर्सन को उसके सामने प्रोड्यूस किया है, टाइम, डेट, ये भी लिखना है। और इसके साथ साथ ये भी लिखना है कि ये जो इंजुरी है, घाव है, ये किस टाइप की इंजुरी है, इसके बारे में भी डिटेल्स में लिखना है। इसके बाद सेक्शन 56 बीएनएसएस के तहत अरेस्टिंग पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी है अरेस्टेड पर्सन का हेल्थ और सेफ्टी के बारे में वो ध्यान दे। और इसके साथ साथ सेक्शन 57 बीएनएसएस के तहत अरेस्टिंग पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी क्या है? अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट के तुरंत बाद ही, मतलब विदाउट डिले, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन के हैं उनके सामने उसको हाजिर करे। किसी किसी जगह ऑफिसर इंचार्ज नहीं होते हैं, वहां पर उसको एसएचओ कहता है, मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर, उनके सामने हाजिर करना होगा। इलीगल डिटेंशन को रोकने के लिए सेक्शन 58 बीएनएसएस के तहत पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट के टाइम से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आर्टिकल 14 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? तो ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के नजर में सब समान है, एक है। तो इसलिए क्या है, इसमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और नेचुरल जस्टिस जो है सबको एक प्रकार का मिलेगा। इसके बाद आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 के तहत कोई भी व्यक्ति को एक ऑफेंस के लिए, मतलब सेम ऑफेंस के लिए एक से अधिक बार पनिश नहीं किया जाएगा। और इसके बाद और एक है आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3, उसमें क्या कहा है? कोई भी आरोपी को अपने खिलाफ गवाह देने के लिए, मतलब विटनेस बनने के लिए कोई कॉम्पेल नहीं कर सकता है, कोई जोर नहीं दे सकता है, कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता है। आर्टिकल 21 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बहुत बड़ा अधिकार अरेस्टेड पर्सन को मिला है। जैसे राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ ए पर्सन, अर्थात ये जो फेयर ट्रायल है ये एक अरेस्टेड पर्सन का एक अधिकार है। मतलब दोनों पार्टी को, मतलब प्रोसिक्यूशन को और डिफेंस काउंसिल को, दोनों को अपना बात रखने का चांस है। ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन अपना पार्ट रखेंगे और उस पर ही सजा वो अनाउंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
दोनों को, मतलब जो डिफेंस है, जो एक्यूज्ड है, उसके पार्ट से भी वो अपने बात रख सकते हैं और बेगुनाही का वो सबूत पेश कर सकते हैं। ये एक फेयर ट्रायल का एग्जाम्पल है। और इसके साथ साथ स्पीडी ट्रायल के बाद भी यहां पर कहां है, ऐसे स्पीडी ट्रायल क्या है कि महीनों तक, सालों तक केस में क्या होता है, तारीख पर तारीख आता है लेकिन कोई काम नहीं होता है। अगर कोई इनोसेंट है उसको ऐसे ही कस्टडी में नहीं रखना है, उसको जल्द से जल्द केस को डिस्पोज करके, अगर वो अपराधी साबित होता है तो उसको पनिशमेंट होगा, अगर वो इनोसेंट है तो उसको जल्द से जल्द एक्विटल मिलेगा, मतलब केस से मुक्ति मिलेगा। ये है स्पीडी ट्रायल, ये है आपका अधिकार, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और एक बड़ा अधिकार कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 के तहत, अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने जाते हैं तो अरेस्ट करने से पहले उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, अर्थात जो अरेस्टेड पर्सन है उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, अर्थात किस कारण उसको अरेस्ट करना पड़ रहा है वो बताना है। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ना बता के अरेस्ट ठीक नहीं है, वो फेयर प्रैक्टिस नहीं है, एक अनफेयर प्रैक्टिस है। और इसके बाद आर्टिकल 22 सबसेक्शन 2 के तहत क्या है, अरेस्ट करने के बाद से 24 आवर्स के अंदर, अर्थात 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास अरेस्टेड पर्सन को, अरेस्टिंग ऑफिसर को पहुंचाना है। अगर वो नहीं पहुंचाते हैं तो वो रॉन्गफुल डिटेंशन कहलाएगा और इसके लिए उस अरेस्टिंग पुलिस ऑफिसर को पनिशमेंट होगा। ये जो अधिकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे गरीब इंसान जो एडवोकेट हायर नहीं कर पाते हैं अरेस्ट होने के बाद, उसको रोशनी दिखाएगा। क्योंकि आर्टिकल 39 कैपिटल ए के तहत जो अरेस्टेड पर्सन खुद के ओन रिसोर्स से एडवोकेट नहीं हायर कर पाते हैं, उसको बेल फाइल करने के लिए या ट्रायल चलाने के लिए उसको स्टेट, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस के थ्रू फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा, अर्थात एडवोकेट प्रोवाइड करेगा। और वो अरेस्टेड पर्सन के लिए बेल फाइल करेगा और जो काम रहेगा वो करेगा और इसके बाद ट्रायल में भी वो पार्टिसिपेट करेगा। ये अधिकार उसको कौन दिया है, आर्टिकल 39 कैपिटल ए के तहत उसको ये अधिकार दिया है। और इसमें हर गरीब इंसान जिसके पास पैसा नहीं है वो ये अधिकार का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।